नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण कब और कहां होगा ये पता चल चुका है। चंद्रशेखर बावनकुले ने अपने एक ट्वीट में ये बताया है कि सरकार का शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गुरुवार 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। यानी समय भी पता है, तारीख भी पता है, स्थान भी पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि सीएम का चेहरा कौन होगा वहां मंच पर जो शपथ लेगा कि मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हूं। शिंदे गुट के जो नेता हैं उन लोगों ने पहले ही ये दावा किया है और उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही होंगे और वही एक मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। लेकिन क्या बीजेपी इसके लिए तैयार होगी? क्योंकि अब एकनाथ शिंदे ने ये कह दिया है कि मैं बीजेपी को बिना किसी शर्त के समर्थन दे ही रहा हूं और मैं बिल्कुल तैयार हूं, बीजेपी जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बनाए, मेरी कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब एकनाथ शिंदे ने कह तो दिया, लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक पेच फंसा दिया है और जिससे लग रहा है कि महायुति में झगड़ा जो है अब वो बढ़ता जा रहा है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने एक इंटरव्यू दिया इंडियन एक्सप्रेस को और उसमें उन्होंने कहा कि महायुति को जो सफलता मिली वो अतीत में कभी नहीं मिली। मेरे नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा और मेरे साथ 2 उप मुख्यमंत्री थे, अन्य सहयोगी थे और हमने एक बड़ी जीत हासिल की। और इसके साथ शिंदे ने यह भी कहा कि मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं, मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं, इसी वजह से लोग मानते हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो एकनाथ शिंदे ने एक तरफ ये कह दिया कि मोदी शाह जिसे तय करेंगे उसके नाम पर वो सहमत हो जाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि चाहे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, चाहे XYZ कोई भी बने, उन्हें किसी नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके साथ ही बड़ी चतुराई से उन्होंने अपने इंटरव्यू में बता दिया कि जनता किसको मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहती है। और इधर शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं की जो बातें हमने आपको पिछले कार्यक्रमों में सुनाई थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि संविधान की शपथ वही लें और वो बोलें कि मैं एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हूं। तो ये जाहिर है कि शिंदे गुट जो है फिलहाल ये नहीं चाह रहा कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बने। हालांकि बीजेपी के पास जो इस समय संख्या बल है उसमें उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आसानी से वो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर बीजेपी के ओर से मुख्यमंत्री बनता है, अजित पवार पहले ही बोल चुके हैं कि एनसीपी का एक उप मुख्यमंत्री होगा, यानी वही फिर से उप मुख्यमंत्री बनने तैयार हो चुके हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे क्या उप मुख्यमंत्री बनेंगे या उन्हें अब कुछ और चाहिए? मान लीजिए वो सीएम पद से अपना दावा छोड़ते हैं तो फिर उनको क्या चाहिए? और इस बारे में जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि एकनाथ शिंदे अपने पास रखना चाहते हैं गृह मंत्रालय और इस गृह मंत्रालय को लेकर फिलहाल पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि गृह मंत्रालय उसके हाथ से जाए। आपको बता दूं कि जब महागठबंधन की सरकार थी, यानी जब उद्धव ठाकरे थे मुख्यमंत्री, तब भी एकनाथ शिंदे के पास गृह मंत्रालय नहीं था, तब एनसीपी के पास गृह मंत्रालय था और एकनाथ शिंदे तब भी इस मंत्री पद को पाने से चूक गए। जब वो मुख्यमंत्री बने तब भी वो चाहते थे कि गृह मंत्रालय उनके पास रहे, पुलिस पर उनका नियंत्रण रहे, लेकिन तब भी ऐसा नहीं हुआ। तब देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास गृह विभाग रखा और अब जबकि उन्हें एकनाथ शिंदे के हाथ से मुख्यमंत्री पद भी जा रहा है तो वो चाहते हैं कि अब इस बार कम से कम गृह मंत्रालय तो मुझे मिल जाए। लेकिन यहां भी बीजेपी मानती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच ये जो रस्साकशी चल रही है, कोल्ड वॉर जो चल रहा है, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन भीतर भीतर क्या खिचड़ी पक रही है, इसको लेकर महाराष्ट्र में इस समय बड़ी उलझनें बढ़ गई हैं और इसके साथ साथ ईवीएम का मसला भी जो है वो गर्माता जा रहा है। बाबा आढाव ने जो आंदोलन शुरू किया, अब एनसीपी नेता उसको पूरे राज्य में फैलाने की तैयारी कर ही रहे हैं। रोहित पवार ने 9 लाख रुपए की फीस जमा कर दी। वो चाहते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर चिप जो है उसका फिर से उसकी जांच हो और पता चले कि आखिर में किसको वोट मिले। लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में तो बाकायदा फिर से वोटिंग की तैयारी भी हो गई है। ये एक बड़ा दिलचस्प मामला सामने आया है। एनसीपी के नेता हैं, विधायक चुन लिए गए हैं, लेकिन फिर भी उनके अपने गांव में उनको कम वोट मिले अपने प्रतिद्वंदी से, तो इस बात पर अब बैलेट पेपर से फिर से चुनाव कराने की तैयारी कल गांव वालों ने कर ली है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मामला महाराष्ट्र में सामने आया है। यानी
वहां के नतीजों पर अभी जो विवाद खड़ा हुआ है वो इतने जल्दी शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बीजेपी के लिए इस समय चारों ओर से मुसीबतें बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र में 10 दिन बाद वो मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाई है। शिंदे की अपनी शर्तें हैं और उधर ईवीएम को लेकर विपक्ष का जो हल्ला बोल है, इन सब के बीच में किस तरह से बीजेपी काम कर पाएगी और किस तरह से नरेंद्र मोदी आज चैन से बैठकर पिक्चर देखेंगे, इसी पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनाते हैं संजय राउत का एक बयान, जिसमें उन्होंने कल फिर डीवाई चंद्रचूड़ जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश है उन पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा संजय राउत ने। पहले इसको सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन में चली जो संविधान के खिलाफ घटनाबाह्य सरकार चली, उनके लिए डीवाई चंद्रचूड़ जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अब ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी संविधान के खिलाफ चल रही है। 10 दिन हो चुके हैं, उनके पास भारी बहुमत, भारी शैतानी बहुमत, अकेले बीजेपी के पास बहुमत, फिर भी अब तक ये लोगों ने राजभवन में जाकर सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। क्यों? अगर अल्पमत में होते और हमारे पास बहुमत होगा तो हम बहुमत में होने के बावजूद ये लोग भाग भाग कर राजभवन में जाते और दावा ठोक देते कि हमारी बड़ी पार्टी। लेकिन अब बहुमत है, सब कुछ है, 10 दिन हो चुके हैं और सरकार बनाने का दावा तक ये लोग नहीं करते। अब तक ये उनके जो विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं, 10 दिन हो गए। क्या चल रहा है? और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष है बीजेपी के मिस्टर बावनकुळे, वो नागपुर में बैठे आदेश देते हैं कि 5 तारीख को सरकार बनेगी, शपथ लेगी। क्या उनको राज्यपाल बनाया है क्या? राज्यपाल का अधिकार ये लोगों ने हाथ में लिए है। राज्यपाल ने यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए, इतना यहाँ मेस हो चुका है। तो ये गलत बात है, लेकिन जनता सब देखती है, सब देखा है चुनाव कैसा हुआ, ईवीएम में कैसी गड़बड़ी हुई, पैसा का खेल कैसा चला, हम सब कुछ देख रहे हैं। कल उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार साहब गुना में तो आंदोलन कर रहे थे। बाबा आढ़ाव सीनियर सोशल वर्कर रहे, उनकी उम्र 95 साल है, 95 है। उनके साथ हम बैठे, उनका मार्गदर्शन भी लिया है और आने वाले दिनों में जो जैसा घोटाला गड़बड़ हुआ है उसके खिलाफ राज्य में और देश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाने का हमारा प्रयत्न। अब तक सस्पेंस बना हुआ है कि सीएम महाराष्ट्र का कौन होगा, अब तक सामने क्या सस्पेंस होना चाहिए? जिसके पास बहुमत है वो सस्पेंस क्यों रखे? क्या जवाबदारी क्या है उनके ऊपर? ऐसे बस एक नाम घोषित करना है, वो भी दिल्ली से। संजय राउत का जो बयान है बिल्कुल साफ है कि जब जिसके पास बहुमत है वो सस्पेंस क्यों रख रहा है, क्यों नहीं बता रहे कि मुख्यमंत्री का नाम कौन तय कर रहा है। और अभी तक विधायक दल की बैठक नहीं हुई, ये भी एक अजीब मजाक है कि अभी आपको राज्यपाल के पास जाकर आपने पत्र नहीं सौंपा, आपने ये नहीं बताया कि आप सरकार गठित करना चाह रहे हैं, आपके पास कितने विधायक हैं, कितने लोगों का समर्थन आपके पास है, आपका मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जो बीजेपी अध्यक्ष है उन्होंने ये बता दिया है कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में अब नवनिर्वाचित सरकार है और उसके साथ साथ क्या राज्यपाल की भूमिका भी बीजेपी ने खत्म कर दी है? क्या दिल्ली से ही सारा शासन बीजेपी चलाने की सोच रही है? और क्या महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसको जनता चुपचाप देखेगी? क्योंकि संजय राउत ने तो बता दिया है कि न केवल महाराष्ट्र में बल्कि अभी आने वाले समय में पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी हो रही है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए सावधान होने के दिन आ गए हैं, लेकिन बीजेपी इस सावधानी को नहीं देख रही, वो अभी भी अपने सत्ता के मद में चूर नजर आ रही है। जिस तरीके से संसद का सत्र नहीं चलने दिया जा रहा, पीएम को कोई फुर्सत नहीं है कि वो देश में बाकी समस्याओं पर ध्यान दें, लेकिन उनको बहुत जरूरी है कि वो फिल्म देखें। तो ठीक है, मोदी जी फिल्म देखें, लेकिन उनके फिल्म देखने के दौरान अगर कुछ बड़ा खेल करने के उसमें आ जाता है विपक्ष, तब बीजेपी क्या करेगी? आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
अनिंदु जी, लगातार 10 दिन हो गए, 23 तारीख को महाराष्ट्र के नतीजे आए और नतीजे ऐसा भी नहीं कि कोई हंग पार्लियामेंट है जिसमें हंग असेंबली, मतलब जिसमें बीजेपी को जोड़ तोड़ करनी पड़ी हो। उसके खुद के पास अच्छी खासी संख्या और कुल मिलाकर 145 सीटें, मतलब ज्यादा जो विधायक बहुमत चाहिए उससे 85 सीटें ज्यादा मिली। 230 सीटें हैं इस समय महायुति के पास। उसके बाद भी मुख्यमंत्री नहीं तय हो पा रहा, और मुख्यमंत्री का नाम नहीं हो पाना एक बात है, जिस तरीके से दावे हो रहे हैं कि अब हम 5 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे, राज्यपाल की भूमिका यहाँ पर पूरी तरह से नदारद दिख रही है। कहाँ तो आप सुबह 5 बजे जाकर भी शपथ ले लेते हैं और उसमें भी राज्यपाल को आप अपने इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ भी क्या एक तरह से ये मोदी ने ये बता दिया कि उनके रहते सारी संस्थाएं जो है वो एक और मोदी का नाम एक और, क्या इसी तरह का शासन जो है देश में चलाने की कोशिश हो रही है, और विपक्ष इस मामले में किस तरह से अब बीजेपी को घेर सकता है? एक तो महाराष्ट्र में जो इस समय कहा जाए संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, इस संवैधानिक संकट के लिए एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी भी जिम्मेदार है और गवर्नर क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से महायुति में झगड़ा बढ़ता जा रहा है, एकनाथ शिंदे ने पेच फंसाया हुआ है। अब खबर आ रही है कि शिंदे जो अभी ठीक हो गए थे, उनका बुखार ठीक हो गया था, वो शिंदे फिर बीमार पड़ गए हैं और अब बताया कि उनके गले में संक्रमण हो गया, तो इसलिए आज जो बैठक होनी थी महायुति की, अब वो आज स्थगित हो गई और अजीत पवार दिल्ली आ रहे हैं। तो अजीत पवार दिल्ली आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे थाने में रहेंगे, उनके गले में इन्फेक्शन हो गया है, बुखार उनका उतर गया था, वो फिर से शायद बुखार चढ़ गया है। तो आखिर ये महाराष्ट्र में चल क्या रहा है, और इससे बड़ी बात जो है वो गवर्नर आखिर क्या कर रहे हैं। 26 नवंबर तक संवैधानिक तौर पर नई विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए था या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था। अगर नई विधानसभा का गठन नहीं हो रहा है तो फिर राष्ट्रपति शासन होना चाहिए था। वो राष्ट्रपति शासन अब तक क्यों नहीं लगा? दूसरी बात यह कि राष्ट्रपति शासन लगने के साथ साथ जो संवैधानिक स्थिति है उसमें यह है कि गवर्नर की जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार गठन के रास्ते तलाशे। अगर सबसे बड़ा राजनीतिक दल वो सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर रहा है तो दूसरे नंबर का दल है गवर्नर उसको बुलाए। अगर बीजेपी नहीं जा रही है सरकार बनाने का दावा पेश करने तो एकनाथ शिंदे को बुलाएं गवर्नर साहब, क्यों नहीं बुला रहे हैं? तो ये गवर्नर के ऊपर सवाल है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि महाराष्ट्र में जो संवैधानिक स्थिति पैदा हो गई है उसमें गवर्नर का रोल क्या है और गवर्नर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी जो है उसका निर्वाह क्यों नहीं कर रहे हैं। एक बड़े राज्य को क्यों जो है वो एक उहापोह की स्थिति में डाल दिया गया है और वहाँ मालूम ही नहीं पड़ता है कि वहाँ सरकार है, कि विधानसभा गठित हो गई है, कि राष्ट्रपति शासन है, कि क्या है, ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है। तो ये गवर्नर की भी जिम्मेदारी बनती है और गवर्नर पे इस पर सवाल उठना चाहिए। लेकिन जो महायुति में झगड़ा फंस गया है और एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से पेच फंसाया है, ये बीजेपी के लिए बड़ा परेशानी का सबब बन गया है। जैसा आपने भी बताया कि साहब वो बावन कुले साहब जो हैं, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो घोषणा कर दी कि 2 दिसंबर को बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी और 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री नया शपथ ले लेगा। और मैदान भी बता दिया उन्होंने कि आज़ाद मैदान में शपथ होगी। तो अगर बीजेपी के अध्यक्ष ने बता दिया तो कम से कम ये भी बता दे कि मुख्यमंत्री का शपथ लेगा कौन। आज 2 दिसंबर है, आज ही बता दे बावन कुले साहब की कौन शपथ लेगा। लेकिन वो बैठक जो है वो भी स्थगित हो गई, बताया रहा है वो भी अब 4 तारीख को होगी। तो आखिर अगर एकनाथ शिंदे ने कोई पेच फंसाया हुआ है, एकनाथ शिंदे ने दावा ठोक दिया है कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे और जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि साहब वो राज्य की जनता जो है वो चाहती है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूँ और मैं कॉमन मैन के रूप में काम करता रहा, कॉमन मैन हूँ, जिस तरीके से उन्होंने बातें की हैं उससे साफ साफ उन्होंने बीजेपी को संकेत दे दिया कि जनता क्या चाहती है, यानी ये बता दिया एकनाथ शिंदे ने। तो जो जनादेश आया उस जनादेश के वाहक कौन है, उसके खवैया कौन है, ये बता दिया एकनाथ शिंदे ने कि जो जनादेश आया है वो जनादेश जो है वो एकनाथ शिंदे के नाम पर है, वो बीजेपी के नाम पर नहीं है। एक तरीके से शिंदे ने साफ साफ बीजेपी को संकेत दे दिया। अब अगर एकनाथ शिंदे ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि ये जो जनादेश आया है ये एकनाथ शिंदे के नाम पर आया है, बीजेपी के नाम पर नहीं है, तो बीजेपी फिर इस जनादेश का पालन क्यों नहीं कर रही? इसका मतलब एकनाथ शिंदे ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो फिर कोई बड़ा खेल हो सकता है। बीजेपी भी शायद इस बात को भांप गई है कि एकनाथ शिंदे ने पूरी तैयारी कर ली है कोई नया खेल करने की। तो अजीत पवार को अब सहलाया जा रहा है, तो क्या बीजेपी अब शिंदे की जगह अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाएगी? अगर ऐसी भी परिस्थिति बनती है
तब भी ये समझाया जा सकता है कि बीजेपी का तो कम से कम मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले, जो चंद्रशेखर बावनकुले जो भी हैं, बावनकुले साहब, वो जो घोषणा कर रहे थे कि 5 तारीख को मुख्यमंत्री नया शपथ लेगा और बीजेपी का होगा, तो वो होने नहीं जा रहा है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। अब आगे क्या होता है ये देखा जाएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से पेच फंसाया है उसमें बीजेपी साफ तौर पर घिरती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी शायद पसीना छोड़ गए हैं, तभी आज 4 बजे जाकर वो पिक्चर देखकर अपना तनाव जो थोड़ा दूर करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, इतिहास को वो देखेंगे और ये देखेंगे कि हाँ चलो साबरमती एक्सप्रेस फिल्म में किस तरीके से उनको क्लीन चिट मिल रही है, तो कहीं ना कहीं से राहत अपने लिए प्रधानमंत्री चाह रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो उन्होंने स्थिति उत्पन्न कर दी, और ये जाहिर है सब कुछ हुआ बीजेपी के सत्ता के लालच के कारण। जैसा संजय राउत ने बोला कि अगर उनको बहुमत नहीं भी आता तब भी वो राज्यपाल के पास चले जाते और कहते कि हमको सरकार बनाने का मौका दीजिए। अब यहाँ पर ये महाविकास अघाड़ी के नेताओं को शायद सोचना चाहिए, हालांकि उनके पास बिल्कुल भी संख्या बल नहीं है, लेकिन अगर वो थोड़ा भी अगर इस तरह का वो कुछ करे तो क्या पता कुछ और नई हलचल हो, या कम से कम बीजेपी आगे ये सोचे कि वो कब तक महाराष्ट्र को इस तरह अधर में लटका कर रख सकती है। वैसे जो 29 तारीख को बैठक होने वाली थी इनके विधायक दल की, वो टल गई थी 1 दिसंबर के लिए, क्योंकि तब एकनाथ शिंदे गांव चले गए थे। फिर 1 तारीख को नहीं हुई, आज 2 तारीख को उसका वो बैठक होने जा रही थी। अब जो खबर है कि 4 दिसंबर को बैठक होगी। अब 4 दिसंबर को बैठक होगी और 5 दिसंबर को क्या मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होता है और कौन लेता है मुख्यमंत्री का शपथ, ये देखना होगा। माना तो यही जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस लेंगे, लेकिन इस समय एकनाथ शिंदे ने ये जो एक और ऐसा खबरें आ रही हैं अमरेंदु जी की, वो उनको गृह मंत्रालय चाहिए, क्योंकि गृह विभाग मिल गया, पुलिस अपने नियंत्रण में आ गई, तो फिर बहुत सारी चीजें आसान हो सकती है। और एकनाथ शिंदे लंबे समय से, जैसे मैंने पहले भी बताया, जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब अनिल देशमुख बने थे गृह मंत्री, तब भी उनको नहीं मिला था। एनसीपी के पास गृह मंत्रालय था, जब वो खुद मुख्यमंत्री बने तब भी उनके पास नहीं था, और अभी भी वो चाह रहे हैं, तो बीजेपी उनको ये देना नहीं चाहती। और संजय राउत ने एक बयान और दिया था, उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे अपने पास गृह मंत्रालय तब रखते तो शायद ये नौबत आती ही नहीं, तब जो ऑपरेशन लोटस चलाया बीजेपी ने वो कामयाब नहीं होता। तो इस बयान से क्या ये संकेत मिलते हैं कि पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, और बीजेपी इसी वजह से ये चाहती है कि गृह मंत्रालय उसके पास रहे, ताकि भविष्य में कहीं कोई बगावत की गुंजाइश भी हो तो उसको वहीं कुचला जा सके। और बीजेपी इस तरीके से जो पहले से जो सुरक्षा के वो उपाय कर रही है अपने आप को बचाने के लिए, क्या इससे ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी की स्थिति महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बेहद कमजोर है? सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जरूर बन गई है महाराष्ट्र में, लेकिन उसके सामने संकट भी सबसे ज़्यादा बड़े हैं। जितनी बड़ी पार्टी है उतना बड़ा संकट है। रघुवीर साहब की एक कविता है कि जितना बड़ा दल होगा उतना ही खाएगा देश को, दल का दल वो पाप छुपा रखने के लिए एकजुट होना। तो ये दल का दल जो पाप छिपा रखने के लिए जो एकजुट हुआ है और सबसे बड़ा दल जो बन गया है, तो सबसे बड़े दल के सामने संकट भी सबसे ज़्यादा बड़े हैं। एकनाथ शिंदे के बारे में सूचना है कि वो गृह मंत्रालय चाहते हैं और साथ में विधानसभा का अध्यक्ष का पद भी चाहते हैं। ये भी अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो वो इसी शर्त पे नहीं बनेंगे, उनकी तरफ से इसी शर्तें लगाई गई हैं, इस तरीके की खबरें हैं। अब सवाल ये उठता है कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष का पद दोनों क्यों चाहते हैं। उसके पीछे साफ कहा कि बीजेपी की अब तक की जो राजनीति रही है, महाराष्ट्र में भी जो राजनीति रही है, और चूंकि एकनाथ शिंदे तो उनका एक मोहरा रहा, और उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई, एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर फिर खुद मुख्यमंत्री बन गए। तो एकनाथ शिंदे ये अच्छे तरीके से समझते हैं कि बीजेपी आज नहीं तो कल एकनाथ शिंदे के साथ वो खेल जरूर करेगी जो उसने उद्धव ठाकरे के साथ किया था। तो एकनाथ शिंदे उन सारी चीज़ों से बचकर चलना चाहते हैं कि बीजेपी को इस तरीके का कोई मौका नहीं मिले। दूसरी बात यह है कि उद्धव ठाकरे के पास कम से कम अपना एक पारिवारिक लीगेसी है और उनका एक अपना है मामला। एकनाथ शिंदे के पास ऐसा क्या है कि जिसके दम पर वो आगे भी राजनीति कर पाएंगे। अगर एकनाथ शिंदे के पास मुख्यमंत्री पद नहीं रहता है या गृह मंत्रालय नहीं रहता है और विधानसभा अध्यक्ष का पद नहीं आता है, ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे की राजनीति कितने दिन तक चलेगी। तो एकनाथ शिंदे के सामने तो पूरा जीवन मरण का प्रश्न है, पूरे राजनीतिक जीवन का संकट उनके सामने खड़ा हो गया है। तो बीजेपी अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो एकनाथ शिंदे ये साफ तौर पर समझ रहे हैं कि उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया है, क्योंकि अब उनकी वापसी किसी भी तरीके से महाविकास अघाड़ी में या शिवसेना उद्धव गुट में संभव नहीं है, जो उन्होंने काम किए उसके बाद। तो ऐसे में अगर वो मुख्यमंत्री भी नहीं बनते हैं और बीजेपी भी उनको किनारे कर देती है तो एकनाथ शिंदे की तो सारी राजनीति खत्म।
तो एकनाथ शिंदे इसलिए गृह मंत्रालय चाहते हैं ताकि पुलिस प्रशासन भी पास में रहे, मुख्यमंत्री अगर ना रहे तब भी हनक रहे, और विधानसभा अध्यक्ष इसलिए चाहते हैं ताकि बीजेपी वो कोई काम ना कर सके जो उसने उद्धव ठाकरे के साथ या शरद पवार के साथ किए। लेकिन अब सवाल ये कि बीजेपी गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष क्यों चाहती है मुख्यमंत्री के साथ साथ, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। उसके पीछे कारण ये है कि मुंबई में बहुत सारे केस ऐसे हैं जिनकी फाइल कभी भी खुल सकती है, और दूसरा अगर कोई गृह मंत्रालय में आएगा तो वो बहुत सारी चीज़ें खोल सकता है। जज लोया की फाइलों को लेकर भी बहुत सारे सवाल बीच बीच में उठते रहे कि जज लोया की फाइल क्या है तो वो सवाल भी है। तो बीजेपी इसलिए चाहती है कि ताकि किसी भी तरीके से अगर पुलिस प्रशासन उसके कब्जे में रहेगा। मुझको याद है कि शायद 1993 में एक समाजवादी पार्टी जब बनी थी, उसका पहला एक प्रशिक्षण शिविर जो था वो देहरादून में आयोजित किया गया, और वहाँ मुलायम सिंह यादव अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे थे कि अगर सरकार चलानी है चाहे गठबंधन की हो क्या हो, तो 6 जो लोग हैं वो उनके अपने होने चाहिए उस मुख्यमंत्री के। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि एक तो जो है वो उनका होना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष, दूसरा बताया था उन्होंने उनका होना चाहिए गृह मंत्री, उनका अपना प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, और जो चीफ सेक्रेटरी है वो होना चाहिए, और डीजीपी होना चाहिए। अगर ये आपके विश्वास पाते हैं तो आपकी सरकार कोई नहीं हिला सकता, फिर चाहे आप अल्पमत के हों और चाहे आप गठबंधन के हों। हो सकता है शायद एकनाथ शिंदे को ये जानकारी किसी समाजवादी पार्टी के नेता नहीं देती हो जिसने वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया था उसमें मुलायम सिंह यादव से। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं एकनाथ शिंदे को, और एकनाथ शिंदे भी पुराने नेता तो हैं, इसमें कोई शक ही नहीं, ज़मीनी कार्यकर्ता रहे हैं, जैसा कि वो कह भी रहे हैं कि वो कॉमन मैन हैं अपने इंटरव्यू में। तो अब यही संकट जो है वो बीजेपी का है कि बीजेपी अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री अपना बना भी लेती है और विधानसभा अध्यक्ष उसका नहीं होता है, डीजीपी उसका नहीं होता है, गृह मंत्री उसका नहीं होता है, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री उसका नहीं होता है, चीफ सेक्रेटरी अगर उसका नहीं होता है, तो फिर चाहे फडणवीस हो चाहे मोदी जी खुद आकर बन जाए चीफ मिनिस्टर, तो सरकार तो अस्थिर रहेगी बीजेपी की। तो बीजेपी इसीलिए ये पद सारे चाहती है, और एकनाथ शिंदे भी ये सारे पद इसलिए चाहते हैं कि सरकार पर कब्जा जो है नियंत्रण किसका भी हो, मुख्यमंत्री वाले भी कोई हो। तो अगर एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो इन्हीं शर्तों पर मानेंगे कि गृह मंत्री उनका होगा, विधानसभा अध्यक्ष उनका होगा, डीजीपी उनका होगा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री उनका होगा, और चीफ सेक्रेटरी भी उनका होगा। इसी शर्त पर एकनाथ शिंदे मानेंगे, इसीलिए वो रूठे से नजर आ रहे हैं, और यही पेच उन्होंने फंसाया हुआ है। बीजेपी के सामने संकट क्या है, बीजेपी अभी चाहे तो अभी सरकार बना सकती है बिना एकनाथ शिंदे के भी, बिना अजित पवार के भी, चूँकि अगर वो बनाती है तो फिर ऐसी स्थिति में जो महाविकास अघाड़ी है वो एकनाथ शिंदे या अजित पवार के साथ नहीं जाएगा जब तक कि वो शामिल नहीं हो। तो ऐसे में अल्पमत की सरकार भी चलती रहेगी, गवर्नर भी उनका होगा और विधानसभा अध्यक्ष भी उनका होगा। लेकिन संकट बीजेपी के सामने ये है कि अगर वो ऐसा करती है तो बीजेपी जो अपनी एक छवि बचाना चाहती है कि उसने विश्वासघात किया था उद्धव ठाकरे के साथ, वो छवि फिर उसकी और ख़राब होगी, और फिर यह होगा कि आप तो सबके साथ विश्वासघात करते हैं। और जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, खासतौर से बिहार का जो चुनाव है, उसमें बीजेपी के सामने संकट खड़ा हो जाएगा कि नीतीश कुमार फिर भरोसा नहीं करेंगे और नीतीश कुमार और सतर्क हो जाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार अभी भी सतर्क हो गए हैं। महाराष्ट्र में जो खेल हुआ है, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि मशीनों के ज़रिए मैंडेट लिया गया है, ये जनता के द्वारा दिया हुआ आदेश नहीं है, ये जनादेश नहीं है, ये मशीनों से तैयार किया हुआ आदेश है, ये जिस तरीके का आरोप लग रहे हैं, तो उससे नीतीश कुमार भी सतर्क हो गए। तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें बीजेपी के लिए संकट बड़ा खड़ा हो जाएगा, ये बीजेपी अच्छे तरीके से समझ रही है। जी बिल्कुल, और बीजेपी का जो संकट है, विश्वास का संकट, उसको शिंदे बहुत अच्छे से समझते हैं। 2.5 साल बीजेपी के साथ रहकर काम किया है, तो जाहिर है उसकी कमजोर नब्ज भी वो पकड़ चुके हैं, और ये भी जानते हैं कि बीजेपी किस तरीके से सत्ता और प्रशासन का इस्तेमाल करके विरोधी नेताओं पर दबाव बनाती है, या उनको अपने उसमें शामिल करवाने के लिए किस तरह के खेल करती है, एक पूरा जाल बिछाती है, और उसमें फिर नेताओं को फंसाकर और अपने मनमानी से फिर वो सारे काम करती है। बीजेपी का ये जो दांव है, जो रणनीति है, अब वो बिल्कुल खुल गई है। उसमें सभी लोगों को ये पता है कि बीजेपी के काम करने का तरीका क्या है, और एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ 2.5 साल तक काम करके बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं। क्योंकि 2.5 सालों में वो बार बार अगर ये चाह रहे थे कि किसी तरह गृह मंत्रालय उनके पास रहे, लेकिन उन्हें नहीं मिला, तो अब अगर वो
केवल उप मुख्यमंत्री बनते हैं या अगर उनके बेटे उप मुख्यमंत्री बनते हैं और वो सत्ता में नहीं शामिल होते हैं, तब भी क्या उनकी हैसियत रह जाएगी? क्योंकि महाराष्ट्र में भले वो कह रहे हैं कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा और मेरे कारण जो है ये बड़ी जीत मिली, एक दावा तो वो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनके इस दावे को कितना मानती है, ये एक बड़ा सवाल है। और इधर संजय राउत ने जो कहा कि अगर उद्धव ठाकरे के पास गृह मंत्रालय होता तो ये सारा खेल ही नहीं होता, एक लाइन के इस बयान से जाहिर हो गया कि आखिर में सारा खेल क्या है। और अब जो बीजेपी ये कह रही है कि वो 5 तारीख को शपथ ग्रहण करवाने जा रही, मतलब बीजेपी की ओर से जो महाराष्ट्र अध्यक्ष है उन्होंने ये बात कही है, लेकिन सवाल यही है कि राज्यपाल की तरफ से तो अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, तो बीजेपी का जो तरीका है कि राज्यपाल को भी उसने किनारे कर दिया है, वो अब खुलकर दिख रहा है। इधर अमलेंदु जी प्रियंका चतुर्वेदी हैं और जिन्होंने फिर से सवाल उठाए ये ईवीएम को लेकर ही, शिवसेना के सांसद हैं, लेकिन उनका बयान सुने उससे पहले हम सुनते हैं शिंदे गुट के ही एक और सांसद है नरेश महस्के, जो ये बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। और जिस तरीके से शिंदे गुट के नेता बार बार आकर सब कुछ ठीक है वाली बात बोल रहे हैं, उससे क्या जाहिर नहीं होता कि सब कुछ ठीक नहीं है, भीतर भीतर बहुत बड़ी गड़बड़, बहुत बड़ा मतलब रायता जो है वो पूरा फैल चुका है और बीजेपी के लिए अब उसको समेटना बहुत मुश्किल हो रहा है। नरेश महस्के ने क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने 2 दिन पहले पत्रकार परिषद लेके और कल भी जाहिर किया है कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब जो निर्णय लेंगे मैं उसके साथ में हूँ। आप जो निर्णय लेंगे, भाजपा का नेता, वरिष्ठ नेता जो हमारे नेता भी है महायुति के, जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ में हूँ। हम उद्धव ठाकरे नहीं हैं, हम कुर्सी के लिए एक साथ नहीं आए हैं। एक नेचुरल युति शिवसेना और भाजपा की है, जो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे उन्होंने की थी। हम कुर्सी के लिए युति नहीं की, जो निर्णय महायुति के नेता लोग लेंगे उनके साथ में हम हैं। मुख्यमंत्री के लिए हम लोग अड़के नहीं बैठेंगे। यहाँ पर नरेश महस्के याद कर रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे ने किस तरह बीजेपी के साथ, मतलब हमारा एक नेचुरल अलायंस है, तो ये 2019 के पहले तक तो बिल्कुल ये नेचुरल अलायंस ही लगता था, लेकिन जिस तरह उद्धव ठाकरे को धोखा दिया बीजेपी ने, अब नरेश महस्के कह रहे हैं कि हम उद्धव ठाकरे नहीं है, हम कुर्सी के लिए साथ में आए हैं। तो फिर सवाल उठता है कि जब आप कुर्सी के लिए साथ में नहीं आए तो फिर आपने तब भी बगावत क्यों की? क्योंकि सत्ता में तो तब आप थे ही, मतलब एकनाथ शिंदे सत्ता में थे और ये सारे विधायक उनके साथ थे, तो बीजेपी के साथ ये लोग आखिर क्यों गए? अगर कुर्सी का सवाल नहीं था तो वो तो फिर अलग हो सकते थे या कहते थे कि हमको नहीं आना सरकार में और बीजेपी को बाहर से समर्थन दे सकते थे। यहाँ पर एकनाथ शिंदे के एक और सहयोगी जो है संजय शिरसाट, उन्होंने ये कहा कि अगर मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के पास जाता है तो हमारी जिद पक्की होगी कि गृह खाता हमारे पास रहे, क्योंकि पिछले बार मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय नहीं था, वो उप मुख्यमंत्री के पास था। तो शिवसेना शिंदे गुट के जो नेता अलग अलग ये जो बयान दे रहे हैं, और इधर एकनाथ शिंदे के एक पुराने बयान को याद करें, दशहरा रैली का जो उन्होंने उसमें कहा था कि मुझे हल्के में मत लीजिए। अब वो चेतावनी तब उद्धव ठाकरे के लिए थी या बीजेपी के लिए? क्या लगता है कि क्या बीजेपी अब एकनाथ शिंदे के लिए मतलब वाकई अब उस स्थिति में नहीं है कि उनको हल्के में नहीं ले सकती? ये जिस तरीके के बयान दिलवाए जा रहे हैं, जाहिर है एकनाथ शिंदे की मर्जी के बिना तो उनके नेता आकर इस तरह से बयान नहीं देंगे। क्या लगता है अमलेंदु जी, एकनाथ शिंदे इस बार बीजेपी को मोल भाव करने के लिए मजबूर कर देंगे? उद्धव ठाकरे नहीं है ये उन्होंने बता दिया और वाकई वो नहीं है, उद्धव ठाकरे तो अलग हो गए थे, यहाँ ये अड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको, बीजेपी इस बार झुकेगी? देखिए, जो इस समय स्थिति बन गई है उसमें उद्धव ठाकरे का नाम लेना शिवसेना एकनाथ शिंदे के लोगों के लिए वो ये बताने की कोशिश की जा रही है। आप जो नरेश महस्के हैं शिवसेना के सांसद हैं और वो कह रहे हैं कि हम उद्धव ठाकरे नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि आप हो भी नहीं सकते उद्धव ठाकरे, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो इस्तीफा देकर घर चले गए थे, मुख्यमंत्री आवास भी उसी समय खाली कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया होता तो उस पर आगे बात की जाती, यानी तब रिवर्स किया जा सकता था, तो आपने तो इस्तीफा दे दिया तो आगे इस पर कानूनी उस पर बात क्या की जाए। हालांकि वो बहुत सारे पहलू हो सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, वो अलग का मसला है, लेकिन एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे नहीं हो सकते, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। नरेश महस्के साहब जो कह रहे हैं कि हम उद्धव ठाकरे नहीं हैं, तो ये बीजेपी को भी बता रहे हैं
और मोदी और शाह को भी बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को आप उद्धव ठाकरे समझने की भूल ना कीजिए। उद्धव ठाकरे शरीफ आदमी थे, राजपाट छोड़कर चले गए, लेकिन एकनाथ शिंदे जो उद्धव ठाकरे के साथ छोड़कर और मुख्यमंत्री बनने के लिए आ सकते हैं, तो वो बीजेपी का साथ भी छोड़ सकते हैं और बीजेपी के साथ भी कुछ कर सकते हैं। ये संदेश देने की एक तरीके से कोशिश शिवसेना की तरफ से की जा रही है। नरेश मस्के इसके साथ साथ एक और काम कर रहे हैं। नरेश मस्के कह रहे हैं कि जो भी एकनाथ शिंदे ने साफ कह दिया है कि जो भी उनके माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी जो हैं, जी नहीं साहब कह रहे हैं, वो माननीय मोदी साहब और माननीय अमित शाह साहब जो भी फैसला लेंगे वो उनको मान्य होगा और उसके साथ वो खड़े होंगे। तो अब यहाँ एक तरीके से कहा जाए कि सारी अनिश्चितता के लिए एकनाथ शिंदे ने एक तरीके से मोदी और शाह को जिम्मेदार ठहरा दिया है कि अगर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है, अगर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार नहीं बन पा रही है छप्पर फाड़ बहुमत के बावजूद, तो इसके लिए जिम्मेदार मोदी और शाह हैं। चूंकि एकनाथ शिंदे तो कह चुके हैं कि मोदी शाह जो फैसला ले लेंगे एकनाथ शिंदे का उसको समर्थन होगा। दूसरी तरफ जो संजय सिरसाट हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि चूंकि पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री के पास था गृह मंत्रालय, तो हमारे पास गृह मंत्रालय होगा अगर हमारा मुख्यमंत्री नहीं होगा। तो फिर वही बात आती है कि गृह मंत्रालय, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी और गृह मंत्री ये चाहिए एकनाथ शिंदे को, और बीजेपी इनको कैसे दे दे एकनाथ शिंदे को। तो बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी जांच हैं जिनमें कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। जो गृह मंत्री होगा उसके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये एक लंबा मसला फंस गया है। और एक तरीके से जो आपने जिक्र किया अभी कि एकनाथ शिंदे ने कहा था कि भाई हमको हल्के में मत लो, जो अपनी दशहरा रैली में, तो ये संदेश जो था वो हल्के में ना लेने का, ये साफ तौर पर हल्के में ना लेने का संदेश जो था वो था मोदी शाह को। और याद होगा आप लोगों को सबको कि जब रात में शपथ हो गई थी अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की, और उस समय जो विधायक जो ढूंढ के लाए जा रहे थे शरद पवार के, एनसीपी के, तो उसमें शरद पवार के लोग तो काम कर ही रहे थे, लेकिन उसमें एक बड़ा रोल जो थे वो एकनाथ शिंदे भी निभा रहे थे एनसीपी के विधायकों को पकड़ कर लाने का। तो यानी एकनाथ शिंदे जो हैं उनके साथ बीजेपी आसानी से वो काम नहीं कर सकती जो बीजेपी ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ किया था। तो एक तरीके से कहा जाए एकनाथ शिंदे ये साफ साफ संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी शाह जी आप चाणक्य होंगे, आप गुजरात के बॉस होंगे, आप भारत के प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन आप महाराष्ट्र में मेरे साथ वो खेल करने की कोशिश मत कीजिएगा जो आपने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ किया। इसलिए आप मुझे हल्का में लेने की कोशिश मत कीजिए। अब देखना यह है कि एकनाथ शिंदे का ये संदेश मोदी और शाह किस तरीके से ग्रहण करते हैं, मोदी शाह एकनाथ शिंदे को किस तरीके से दबाव में लेते हैं। फिलहाल तो जो है एकनाथ शिंदे ने मोदी और शाह को दबाव में लिया हुआ है। जी बिल्कुल, शेर को सवा शेर मिल गया है। वो बात महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जो है वो ये लागू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी हैं, उनका एक अंग्रेजी में बयान है लेकिन आसान भाषा में है, उसको सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है। और इसी तरह से एनसीपी की जो सांसद है फौजिया फिरदौस, उनका भी सुनते हैं एक बयान जो उन्होंने ये कहा है कि फौजिया खान माफ कीजिए कि किस तरह से महाराष्ट्र के एक गांव में फिर से मतदान की तैयारी हो रही है। पहले सुन लेते हैं प्रियंका चतुर्वेदी को। BJP candidate for Maharashtra CM has said already given my unconditional support. Till the time the CM is not sworn in, we will continue to see the tantrums. If he had given this unconditional support, what made him take a 2-day off and did not attend any meetings? Why is it that they have to again go back to Delhi to decide who will be the chief minister face and how the portfolios will be distributed? Why did he go into this incredible sulk after meeting Amit Shah? So if you have given the responsibility to Mr. Amit Shah, you've given the responsibility to the Prime Minister of India, and if you look at it, it is the Bharatiya Janata Party which has won a larger mandate. So it becomes, I do not know why he keeps saying this, that he says that he's absolutely doesn't have a problem. Yet we don't see who the CM candidate is, we don't know when the oath taking ceremony is. Please remember, it is just Mr. Bhavan Kule who has gone and put it out on Twitter that there is going to be a swearing in ceremony on 5th December. None of the three alliance partners have approached the governor with a letter of saying that they have the number of seats and they're willing to take oath together. The governor house has yet not issued the dates, and for them to proclaim. So is BJP now going to decide how the governor will work? That entire shadow boxing that we used to see, is it now very clear that the constitutional chair that the governor holds is no longer valid in Maharashtra? It is all going to be run from the headquarters of the Bharatiya Janata Party.
महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स यानी दिल्ली से सारा कुछ चलेगा, ये प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि अगर निशर्त समर्थन है एकनाथ शिंदे का तो फिर वो क्यों 2 दिन तक गांव चले गए। और अभी जैसा आपने जानकारी दी कि उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई है, तो जाहिर है जो तबीयत खराब होना, पहले मतलब मुझे एक चुटकुला याद आता है कि जब भी कोई ऐसे बोलते कि साहब कहाँ है तो वो बाथरूम में है बताया जाता है, जब उनको बात नहीं करनी होती। अब एकनाथ शिंदे जो है उनकी तबीयत बार बार खराब हो रही है, वो बात नहीं करना चाहते और न ही शायद उन्होंने अपने पार्टी की ओर से किसी को अधिकृत किया है कि वो जाकर नेगोशिएशन करे। वो अभी सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने बिल्कुल सही मुद्दे उठाए जिन पर अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं। एनसीपी की जो सांसद है फौजिया खान, उन्होंने भी ईवीएम पर सवाल उठाए और सरकार गठन पर क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुन लेते हैं। नहीं, ये बात तो देखिए जनता की तरफ से आ रही है, गांव-गांव से आ रही है और लोगों को शंका है, लोग अपनी शंका व्यक्त कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी गांव हैं जो अपने गांव में बैलेट पेपर पे फिर से मतदान करवाना चाह रहे हैं और फिर वो टैली करके देखेंगे। कल होने वाला है एक गांव में मतदान महाराष्ट्र में। तो अगर पब्लिक के अंदर इतना डिस्कंटेंट है, पब्लिक के अंदर इसके बारे में सवाल है, तो ये समझ में नहीं आता है कि क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके बारे में इतनी एडमेंट है। दूसरी तरफ मोहन भागवत ने कहा है कि पॉपुलेशन क्राइसिस को हैंडल करने के लिए कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। ये तो बड़ा मजाक है कि जिस देश में आज हम गरीबी से स्ट्रगल कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी नहीं है हमारे पास रिसोर्सेज हमारे एग्जॉस्ट हो रहे हैं, सही से दर्जा नहीं है हमारे एजुकेशन का, सही से दर्जा हमारे हेल्थ सर्विसेज का नहीं है, पानी का शॉर्टेज है। हम अपना पॉपुलेशन बढ़ाकर क्या हासिल करेंगे अगर ये विजन इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के। यहाँ पर जो फौजिया खान ने कहा, एक तो मोहन भागवत के एकदम बेहुदे से जो बयान है उस पर उन्होंने टिप्पणी की, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर की कि आखिर उसकी जिद ऐसी क्या है। क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव में गड़बड़ी की बात यानी ईवीएम को लेकर या चाहे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, ये सारी बातें लगातार विपक्ष उठा रहा है। और इधर पुणे का जो मालशिरस तालुका, उसके जो मरकटवाड़ी गांव है, वहां के लोगों ने ये डिसाइड किया है कि कल यानी 3 दिसंबर को वो बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस मतलब मालशिरस से जीते हैं उत्तम जानकर जो एनसीपी के हैं और वो जीत चुके हैं, लेकिन उनको अपने गांव में मरकटवाड़ी में भाजपा उम्मीदवार राम सातपुते से वोट कम मिले। राम सातपुते को मिले 1003 वोट और उत्तम जानकर को मिले केवल 843 वोट। तो और वहां के गांव वालों का ये कहना है कि ऐसा हो नहीं सकता, हमने तो जानकर को वोट दिए थे और सातपुते को उतने वोट नहीं दिए थे, फिर भी उनको इतने वोट कैसे मिले, और हम फिर से अपनी तरफ से हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। और इसके लिए उन लोगों ने बाकायदा तहसीलदार को पत्र भी दे दिया है और कि हम कल ये बैलेट पेपर से चुनाव कराने जा रहे हैं। जाहिर है इसको इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगा या उसमें कल जो भी नतीजे आते हैं उनका कोई कानूनी आधार नहीं रहेगा, लेकिन एक गांव के लोग अगर इस तरह की पहल कर रहे हैं अमलेंदु जी, तो क्या ये मामला जो है इसका मतलब इलेक्शन कमीशन को अब गंभीर हो जाना चाहिए विपक्ष की शिकायतों की तरफ। क्योंकि एक तरफ है बाबा आढव का आंदोलन, जिसको उत्तम जानकर ही ने कहा कि हम इसको पूरे महाराष्ट्र में फैलाएंगे। कल खड़गे जी बोल चुके हैं रामलीला मैदान में हम वो करेंगे। 26 दिसंबर से कांग्रेस जो है बिलगाम से शुरू करने जा रही है बैलेट पेपर को लेकर आंदोलन। पूरे देश में इस तरह का माहौल खड़ा होने जा रहा है। ऐसे में क्या बीजेपी को और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को अब सावधान हो जाना चाहिए। और उत्तम जानकर के गांव में ये जो वोट हो रहे हैं वो इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि 2009, 2014, 2019 इन तीनों विधानसभा चुनाव में और पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे 5 महीने पहले, इनमें भी गांव के करीब 80% वोट जो है उत्तम जानकर को मिले। तो वहां के लोगों को अब ये चीज बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि आखिर 5 महीने में ऐसा क्या हुआ कि जो लगातार उत्तम जानकर को जिताते हुए आ रहे थे वहां पर राम सातपुते जीत गए और इनको वो हो गया। हालांकि विधायक बने उत्तम जानकर, लेकिन फिर भी वो वोट करा रहे हैं। क्या ये चीज इलेक्शन कमीशन के लिए एक खतरे की घंटी, चेतावनी की घंटी है? अब महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं उसमें उत्तम जानकार जो जीत चुके हैं और फिर वो बैलेट पेपर से वहाँ अपने गांव में जो है मतदान कराएंगे, ये सीधे सीधे एक तरीके से चुनौती चुनाव आयोग को है।
और चुनाव आयोग को चुनौती ये है कि जो सीधे सीधे आरोप है चुनाव आयोग पर कि उसकी गड़बड़ियों की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी को छप्पर फाड़ के बहुमत मिला है। और ये आरोप लगातार लग रहे हैं। बाबा आढाव का भी आंदोलन की हम लोगों ने लगातार चर्चा की है कि वो 3 दिन का अपना आत्मक्लेश किया और उसमें उद्धव ठाकरे भी पहुँचे, शरद पवार पहुँचे, रोहित पवार पहुँचे और अजीत पवार भी पहुँचे। तो ये जिस तरीके से वहाँ हुआ, तो अब ये एक आंदोलन तो निश्चित तौर पर खड़ा हो रहा है अब ईवीएम मशीनों के खिलाफ और चुनाव आयोग की जो कथित धांधलियाँ हैं उनके खिलाफ। तो अब अगर ये मान लीजिए कि वहाँ मतदान होता है बैलेट पेपर से, हालांकि उसकी कोई कानूनी वैधता नहीं होगी, वो एक अपने आत्मसंतुष्टि के लिए है, लेकिन अगर ऐसा भी होता है और वहाँ बैलेट पेपर से कोई दूसरे परिणाम आते हैं और मशीनों के कोई दूसरे परिणाम हैं, तो चुनाव आयोग पर एक सवाल तो खड़े हो जाएंगे। हालांकि कल जो है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा चुनाव आयोग से, चूँकि 3 तारीख को चुनाव आयोग ने बुलाया है और कांग्रेस ने कहा है कि हम आपके डाटा से ही साबित करेंगे कि आपने गड़बड़ियाँ की हैं, यानी चुनाव आयोग ने गड़बड़ियाँ की हैं, ये हम चुनाव आयोग के डाटा से ही साबित करेंगे, कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने ये कहा है। तो वो कल जाकर अपना पक्ष रखेंगे। अब देखते हैं कि चुनाव आयोग उस पर क्या टिप्पणी करता है, वो मानता है कि नहीं मानता है। इधर योगेंद्र पवार जो उनके भतीजे हैं अजीत पवार के और उनसे चुनाव हारे हैं, उन्होंने भी 9 लाख रुपए जमा कर दिया है कि माइक्रो कंट्रोलर चिप्स जो है वो उसकी जांच कराई जाए। तो यानी एक तरीके से कहा जाए कि ईवीएम के खिलाफ और चुनाव आयोग की जो कथित धांधलियां हैं उनके खिलाफ अब जनमत जो है वो खड़ा हो रहा है। और कांग्रेस ने जो बेलगाम से अपनी बैलेट यात्रा जो है वो शुरू करने की घोषणा की है, इसके बाद ये एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा और चुनाव आयोग पर ये दबाव बनेगा कि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी जो है, उसकी जिम्मेदारी है उसका कायदे से निर्वहन करे और पूरी चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र हो, जो कि जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की, वो उसको निभानी पड़ेगी। इसके लिए उसको बाध्य किया जाएगा। लोकतंत्र में जाहिर सी बात है कि जनता के पास जो आखिरी हथियार होता है वो यही आंदोलन का रास्ता होता है। और शायद दुष्यंत कुमार ने कहा है कि ये बात कह रहा हूँ मैं पूरे होशो हवास में, नहीं, अदम गोंडवी ने कहा है कि जनता के पास एक ही चारा है बगावत। तो जनता के पास जो एक ही चारा है बगावत, उसको बगावत को हम बगावत ना कहकर उसको हम आंदोलन कह सकते हैं कि जनता के पास एक ही चारा है आंदोलन। और जनता अब इन चुनावी धांधलियों के खिलाफ आंदोलन पर उतर रही है। तो ये चुनाव आयोग को भी देखना पड़ेगा कि ये कथित धांधलियाँ जो हैं ये अब चलने वाली नहीं है, चूँकि जनता में अगर चेतना आ रही है तो फिर बड़े से बड़े तानाशाह हो और चाहे कोई हो, हालांकि हमारे यहाँ भी तानाशाही नहीं है, तानाशाही की तरफ बढ़ने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र है। तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र में हो चाहे तानाशाही हो, जनता के सामने सरकारों को झुकना पड़ता है। सरकार जो है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के लिए होती है, जनता के द्वारा होती है, तो जनता की बात सुननी पड़ेगी और चुनाव आयोग को भी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। जी, महाराष्ट्र में इस समय एक बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ ईवीएम को लेकर जो अविश्वास वो बढ़ता जा रहा है और कल देखना होगा कि चुनाव आयोग किस तरीके से कांग्रेस की शिकायतों का समाधान कर पाता है, या अगर उसकी गलतियां सामने आती हैं तो वो एक ईमानदारी दिखाते हुए अपनी गलतियों को मानता है और उनको सुधारने के लिए बढ़ता है आगे, या नहीं बढ़ता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे जरूरी बात फिलहाल ये कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, 10 दिन बीत चुके हैं, पता नहीं क्या कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही है बीजेपी की, पूरा कुंडली मुंडली देखकर वो किसी का नाम तय करना चाहती है ताकि 5 साल उसकी सत्ता बिल्कुल आराम से चले। और इधर शिवसेना, शिंदे गुट और एकनाथ शिंदे जिस तरीके के पेच जो है वो फंसा रहे हैं, उसमें किस तरह से महाराष्ट्र में आगे सरकार गठन होगा, ये एक देखना दिलचस्प होगा। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सारे कार्यक्रम। नमस्कार।